हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्ट का एक और टॉपिक दैट इज़ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। क्योंकि हम लायबिलिटी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि जो टॉर्ट है उसमें आपका लायबिलिटी क्या होती है किसी भी पर्सन की। तो इसमें जो है हमने पहले आपका वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने वाइकेरियस लायबिलिटी के 2 वीडियोस डाले हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और साथ ही साथ में मैंने ना जो आपका सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, है ना, उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, और सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए किसी भी एम्प्लॉयर या फिर जो मास्टर होता है उसकी क्या लायबिलिटी होती है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। देखिए, लायबिलिटी में हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, और इसके बाद हम बात करेंगे आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी की। ओके, तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है इसको मैं आपको केस लॉ से भी समझाऊंगी थोड़ा डिटेल में। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको कुछ हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ हेल्प मी ऑल्सो। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। तो पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ लायबिलिटी अंडर विच a person is legally responsible for the consequences flowing from an activity, even in the absence of fault or criminal intent on the part of defendant. तो बेसिकली क्या होता है, इसको मैं आपको सिंपल अर्थों में समझाती हूँ कि बेसिकली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। ये वो लाइबिलिटी होती है जो कि एक पर्सन को, जो कि किसी भी पर्सन को लीगली रिस्पॉन्सिबल बनाती है, मतलब लीगल तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाती है। किस चीज़ के लिए? कि जो उसका एक्ट है ना, वो जो भी एक्टिविटी करता है उसकी वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके जो भी परिणाम होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किसी भी पर्सन को, ठीक है ना, लीगली रिस्पॉन्सिबल बनाता है उसकी एक्टिविटी से होने वाले कंसिक्वेंसेस के लिए। मतलब जो भी वो एक्टिविटी करता है, जो भी वो एक्ट परफॉर्म करता है, उससे जो भी परिणाम होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल बनाती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये कब आपका होगा, रिस्पॉन्सिबल कब होगा? इवन इन द एब्सेंस ऑफ फॉल्ट और क्रिमिनल इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। इसका मतलब क्या है? पर्सन अपनी एक्टिविटी से होने वाले कंसिक्वेंसेस जो हैं उनके लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा तब भी जबकि उस पर्सन की, जो डिफेंडेंट है, उसकी कोई फॉल्ट ना हो, या ना तो उसकी कोई फॉल्ट है और ना ही उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन था उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी कोई गलती नहीं भी थी, डिफेंडेंट की कोई भी गलती नहीं थी, या उसकी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तब भी वो पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अभी हम आगे ना पढ़ेंगे कि क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। It is basically a legal doctrine that holds a party, that is defendant, responsible for its action without the plaintiff having to prove the negligence or fault on the part of defendant. तो फ्रेंड्स, यहाँ इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये क्या है आपका, जो हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये एक लीगल डॉक्ट्राइन है, ठीक है ना। ये एक लीगल डॉक्ट्राइन है, फाइन, जो कि किसी पार्टी को, और यहाँ पार्टी कौन है? डिफेंडेंट को, ठीक है ना। देखिए, प्लेंटिफ तो क्या है? प्लेंटिफ तो सफरर होता है, और केस किसके अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है, वो कौन हो जाता है? डिफेंडेंट। क्यों? क्योंकि उसे अपने को डिफेंड करना है, इसलिए उसे हम डिफेंडेंट कहते हैं। तो ये एक लीगल डॉक्ट्राइन होता है जो किसी पार्टी को, जो पार्टी कौन है? डिफेंडेंट है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है उसके एक्शंस के लिए। मतलब जो भी वो एक्शन कर रहा है, जो भी वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा without the plaintiff having to prove the negligence or fault on the part of defendant। और यहाँ पर plaintiff को defendant की नेग्लिजेंस, मतलब उसकी लापरवाही या उसकी गलती, जो उसकी फॉल्ट है, उसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब प्लेंटिफ के बिना प्रूफ करे, प्लेंटिफ के बिना ये प्रूफ करे कि डिफेंडेंट ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है,
या उसकी कोई गलती थी, तब भी डिफेंडेंट जो है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. Next point is when any person involves in ultra hazardous activities such as keeping wild animals, using explosives, or making defective products, then he or she may be held liable if any if the defendant took necessary precautions and followed safety requirements. तो ये क्या कहता है कि जब कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी अल्ट्रा हेजार्डियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. अल्ट्रा हेजार्डियस एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से, जो कि बोलते नहीं, जिनका परिणाम है वो बहुत विनाशकारी हो सकता है, ठीक है ना. तो उस कंडीशन में वो पर्सन आपका लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा. ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? जैसे कि कीपिंग वाइल्ड एनिमल, जैसे कि कोई लोग जंगली जानवर अपने पास रखते हैं, तो जब वो जंगली जानवर को अपने पास रख रहे हैं ना, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन जानवरों की वजह से किसी को नुकसान ना हो. दूसरा है यूजिंग एक्सप्लोजिव्स, जैसे कोई एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं ना, फटने वाली या बोलते धमाका करने वाली जो चीज़ें हैं ना, उनका यूज़ करता है, या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहा है, ठीक है ना. तो कोई अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है जो कि अल्ट्रा हज़ार्डस है, मतलब लोगों को उससे उसके परिणाम जो है, उस एक्टिविटी के परिणाम दूसरे लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं, उनको बहुत नुकसान हो सकता है. तो इस केस में वो जो होगा ना, उस पर्सन को, चाहे वो कोई भी पर्सन है, वो लायबल होगा अगर किसी दूसरे पर्सन को उनके इस एक्ट से क्या होती है, इंजरी होती है. क्या होती है? इंजरी होती है. फाइन. अभी इंजरी किसी भी टाइप की हो सकती है, फिजिकल इंजरी हो सकती है, मेंटल इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. इवन इफ द डिफेंडेंट टुक नेसेसरी प्रिकॉशन एंड फॉलोड सेफ्टी रिक्वायर्ड, तब भी जब डिफेंडेंट ने सारे प्रिकॉशंस लिए हों कि जो ज़रूरी प्रिकॉशंस हों, या कोई भी जितने भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स थी उन सबको भी फॉलो किया है, तब भी अगर उसके बावजूद भी ऐसी कोई नुकसान हो जाता है तो वो पर्सन लायबल होगा. ठीक है ना. अब देखिए, ये जो बात डिस्कस हुई थी, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, वो आपका कहाँ से, कौन से केस से अराइज हुआ था? ये हुआ था आपका रेलिन वर्सेस फ्लेचर. ठीक है ना. जो आपका रेलिन वर्सेस फ्लेचर वाला जो केस था, इसमें आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाली जो प्रिंसिपल था वो आपका अराइज हुआ था. फाइन. द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु कीप्स hazardous substance on his premises will be held liable if such substance escapes the premises and causes any damage. तो जो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला जो केस था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, क्योंकि इसी की वजह से, इसी केस में आपका स्ट्रिक्ट जो लाइबिलिटी होती है उसका प्रिंसिपल अराइज हुआ था. तो इस केस को तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, टिप्स में आपके होना चाहिए ये. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो कौन सी केस लॉ से आपका अराइज हुआ था, तो आप कहेंगे रेलैंड वर्सेस फ्लेचर. ठीक है ना. अब इसमें क्या है कि इसके अकॉर्डिंग, जो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला केस था, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या स्टेट करता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने प्रीमिसेस में, मतलब जो उसका एरिया है, चाहे वो घर है, चाहे उसका कोई गोडाउन है, चाहे कोई उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, अगर उसमें वो कोई हैजार्डियस सब्सटेंस, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस रखता है कि जिसका, जो बोलते हैं ना, जिसको रखने से, या जो कि अगर एस्केप हो जाता है, ऐसे हैजार्डियस सबसे, हैजार्डियस मतलब जो कि बोलते नहीं है, जो कि किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिनकी वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है. ठीक है ना. अब दुर्घटना देखिए किसी भी तरीके की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो आग लगने की दुर्घटना है, या मान लीजिए एक्सीडेंट होने की दुर्घटना. एक्सीडेंट्स में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. फाइन. तो ये जो रेलन वर्सेस फ्लेचर है, इस केस में आपका क्या कहा गया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वो ये स्टेट करती है, ये बताती है कि कोई भी पर्सन अगर अपने प्रीमिसेस में, मतलब उसका जो भी प्रॉपर्टी है, अगर उसमें किसी हैजार्डियस सब्सटेंस को रखता है ना, हैजार्डियस सब्सटेंस को रखता है, और वो हैजार्डियस सब्सटेंस वहाँ से एस्केप हो जाता है. एस्केप मतलब किसी भी तरीके से वो वहाँ से निकल जाता है, उस प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाता है. देखिए, निकलने का मतलब ये नहीं है, कैसे भी निकल सकता है. बह के निकल सकता है. मान लीजिए कुछ वैसी चीज़ें हैं कि जो बहुत बारिश हुई और वो बह के दूसरे की जगह में एंटर कर गई. ठीक है ना. उड़ के जा सकती है, जैसे बोलते नहीं, कोई चीज़ वॉलेटाइल होती है, उड़ के गई, या बोलते नहीं गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, या दूसरों को उसने नुकसान पहुँचाया. तो कैसे भी जा सकती है, उड़ के जा सकती है, बह के जा सकती है. फाइन. ओके. या कोई दूसरा पर्सन उसको वहाँ से एस्केप कर सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने प्रीमिसेस में कोई हैजार्डियस सब्सटेंस रखता है,
ठीक है ना, और वो सब्सटेंस वहाँ से एस्केप हो जाता है, उसकी प्रीमिसेस से एस्केप हो जाता है और कॉजेज एनी डैमेज, और कोई कोई भी नुकसान कॉज करता है, कोई भी डैमेज कॉज करता है किसी पर्सन को, तो जिस पर्सन ने वो हैजार्डियस सब्सटेंस अपने प्रीमिसेस में रखा है, ये उसकी लायबिलिटी होगी कि उससे होने वाले जो भी नुकसान है वो उसकी भरपाई करे। अब वो भरपाई किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो चलिए, इसमें जो मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट केस लॉ है, रेलन वर्सेस फ्लेचर का केस है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये केस एक्चुअली में था क्या। इस केस में क्या था कि जो एफ था ना, एफ कौन है, देखिए एफ यहाँ पर हम फ्लेचर के लिख रहे हैं और आर हम लिख रहे हैं रेलन के लिए। तो एफ जो थी उसके पास में एक मिल थी, ठीक है ना, उसकी लैंड में एक मिल थी जो कि आपका ना, हाँ ठीक है, मिल थी। अब इस आपको पता ना मिल कैसे चलेगी, मिल के लिए पावर सप्लाई होनी ज़रूरी है। तो इस पावर सप्लाई के लिए जो आपका एफ के जो लैंड में मिल थी, उसको पावर सप्लाई करने के लिए एफ ने एक रिजर्वियर अपने लैंड में बनाया। रिजर्वियर मतलब जहाँ पर स्टोरेज करेगा वो, ठीक है ना, जहाँ पर उसे स्टोरेज करना है। तो उसने क्या करा, पानी स्टोर करने के लिए अपने लैंड में एक रिजर्वियर बना दिया। फाइन। अब सॉरी, हाँ, अब क्या हुआ कि द डिफेंडेंट एफ गॉट अ रिजर्वियर कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो एफ जो था उसके लैंड में एक मिल थी, इस मिल को पावर सप्लाई करने के लिए उसने अपने ही लैंड में एक रिजर्वियर बनाया, ठीक है ना, एक रिजर्वियर बनाया। फाइन। और ये जो रिजर्वियर उसने बनाया था ना, वो उसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से बनाया, ठीक है ना, किससे बनाया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से बनाया। अब क्या होता, देयर वर ओल्ड अनयूज शेफ्ट अंडर द साइट ऑफ द रिजर्वियर। मतलब जहाँ पर जो रिजर्वियर की साइट थी उसमें कुछ आपके बोलते नहीं है, कुछ शेफ्ट के टुकड़े थे जो कि अनयूज शेफ्ट के टुकड़े, शेफ्ट वगैरह थी, बोलते नहीं, किसी चीज़ को ब्लॉक करने के लिए, या ऊपर आप बोलते हैं एक ढक्कन टाइप का लगा रखे थे, तो वो उस तरीके का था, ठीक है, विच द कंस्ट्रक्टर फेल टू ऑब्जर्व, जिसे कंस्ट्रक्टर्स ने नहीं देखा। मतलब जहाँ पर इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्टर ने वो रिजर्वियर बनाया, ठीक है ना, वहाँ पर क्या था, कुछ अब कोई ऐसी जगह भी थी जिसमें आपका बोलते हैं ना अनयूज शेफ्ट थे, पुराने जो बोलते हैं ना बिना यूज हुए शेफ्ट के टुकड़े वगैरह थे, किसी साइड को मान लीजिए जैसे कवर कर रखा है, किसी ओपन साइड को जैसे कवर कर रखा है, ये आपका रिजर्वर बनाते समय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इस बात को ध्यान में नहीं रख पाए। व्हेन द वाटर वॉज फिल्ड इन द रिजर्वर, क्या हुआ कि जब आपका पानी भरा गया, उस रिजर्वर में पानी भरा गया, इट बर्स्ट थ्रू द शेफ्ट्स एंड फ्लडेड द प्लेंटिव्स आर, जो प्लेंटिव आर था ना, उसकी जो कोल माइन है वहाँ पर चले गया। क्या हुआ कि जो रिजर्वियर था ना, जैसे ये रिजर्वियर है, यहाँ पर ही मान लीजिए ये एफ के लैंड में था, किसके लैंड में था, एफ के लैंड में ये रिजर्वियर था, है ना, और इसी के एडजॉइनिंग क्या है आपका, ये जो दूसरा है यहाँ पर क्या, कोल माइन है, किसकी कोल माइन है, ये आर की। तो जब यहाँ पर इसमें पानी भरा ना, इसमें पानी भरा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने ये रिजर्वियर बनाया था, तो यहीं पर आपका इसके एडजॉइनिंग में क्या था, आपका कुछ मान लीजिए जैसे कोई ओपन स्पेस है, इसको किसी शेफ्ट से, मतलब बोलते हैं ना टुकड़ों से ढक रखा है, जैसे बोलते हैं ना कभी ओपन साइड होती है जैसे हम ढक्कन लगाने, ढक्कन प्रॉपर नहीं लगाया, बंद नहीं कर रखा है उस साइड को, तो यहाँ से क्या हुआ, ये पानी जो है ना, यहाँ से पानी बह के जब पूरा भर गया, तो यहाँ से पानी ओवरफ्लोड होके कहाँ चले गई, आर की मिल में चले गई। कहाँ चले गई, आर की नन मिल में, आर का जो कोल माइन थी ना, कोयले की खान थी, उसमें चले गई, क्योंकि ये कोयले की खान उस लैंड के बिल्कुल एडजॉइनिंग ही था जहाँ पर एफ ने अपना रिजर्वियर बनाया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, द डिफेंडेंट एफ डिड नॉट नो अबाउट द शेफ्ट एंड हैड नॉट बीन नेग्लिजेंट। यहाँ पर जो डिफेंडेंट था ना एफ, जो आपका था फ्लेचर जो था, उसको इस बारे में पता ही ना, तो उन शेफ्ट के बारे में पता ही नहीं था, है ना, वो इसलिए पता ही नहीं था, मतलब वो नेग्लिजेंट नहीं था, उसने कोई लापरवाही नहीं की थी, बट उसको उन शेफ्ट के बारे में पता ही नहीं था, उन शेफ्ट के बारे में पता ही नहीं था, जिसकी वजह से वो पानी आपका कहाँ चला गया, आर की कोल माइंस में चला गया। बट ही वॉज लाइबल, पर तभी भी वो क्या था, लाइबल था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नो फॉल्ट लाइबिलिटी वाला रूल लगाएंगे। तो इसी को कहते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी। नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जब किसी की कोई गलती नहीं है पर उसकी लाइबिलिटी फिर भी अराइज हो रही है। तो एक तरीके से स्ट्रिक्ट जो लाइबिलिटी है उसमें आपका नो फॉल्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी लागू होता है। इन द गिवन केस द लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड वाज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो इसी केस में जो लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया वो थी आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या है, इवन इफ द डिफेंडेंट वाज नॉट नेग्लिजेंट और डिड नॉट कॉज एनी इंटेंशनल हार्म, कि अगर मान लीजिए डिफेंडेंट ने अपनी तरफ से कोई नेग्लिजेंस शो नहीं किया,
है ना, कोई नेग्लिजेंस शो नहीं किया और ना ही उसकी कोई इंटेंशन थी किसी को नुकसान पहुंचाने की, तब भी ही कुड बी स्टिल लायबल अंडर द रूल, तब भी वो इस रूल के, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल के अंडर लायबल होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको इससे शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि जो आपका रेलैंड वर्सेस फ्लेचर जो थे, उसके केस में आपका जो फ्लेचर थे वो आपके डिफेंडेंट हो गए, रेलैंड आपका कौन हो गया, प्लेंटिफ हो गया, क्योंकि उसी को कुछ नुकसान हुआ था। तो एफ जो था, जो आपका फ्लेचर था, उसने अपने लैंड में जो बिल थी उसको पावर सप्लाई करने के लिए एक रिजर्वर बनाया अपनी लैंड में। अब ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनाया गया था। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो थे, उन्होंने जो बोलते नहीं, एडजॉइनिंग लैंड में कोल माइंस थी, ठीक है ना, उसका क्या बोलते, एडजॉइनिंग लैंड जो था, जो कि आपका आर का था, है ना, उसमें जो कोल माइन थी, ठीक है ना, वो जो था इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंट की वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या था कि जो जहाँ पर उन्होंने रिजर्वियर बनाया था ना, वहीं पर कुछ आपके ओल्ड अनयूज शेफ्ट्स थे, ठीक है ना, कोई ऐसा स्पेस था कि जो मान लीजिए कि आपका जिसके खुलने से क्या हो सकता था कि दूसरा जो आपका रेलैंड है ना, रेलैंड की जो कोल माइन है, उनको नुकसान हो सकता था। तो इन्होंने क्या, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट थे, उन्होंने क्या करा, रिजर्वर बना दिया, उन्होंने उन शेफ्ट जो थे उनका ध्यान नहीं करा, ठीक है ना। जब पानी भरा गया रिजर्वियर में, तो वो जब ओवरफ्लोड हुआ, तो ओवरफ्लोड की वजह से शेफ्ट्स के थ्रू होते हुए, मतलब उसने क्या करा, वो पानी शेफ्ट्स के थ्रू होते हुए कहाँ चला गया, आर की कोल माइंस में चला गया, जिससे कि उसकी कोल माइन जो है उसको बहुत नुकसान हुआ। तो यहाँ पर आर ने एफ के अगेंस्ट केस कर दिया, ठीक है ना, आर ने एफ के अगेंस्ट केस कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर जो डिफेंडेंट था, जो फ्लेचर था, उसने कोई भी नेग्लिजेंस शो नहीं करी, ठीक है ना, कोई भी नेग्लिजेंस शो नहीं की, और ना ही उसकी कोई इंटेंशन थी हार्म पहुँचाने की, तब भी वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका लायबल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एफ है ना, वो ये डिफेंड नहीं ले सकता है कि भाई जी वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था और उसकी गलती थी, उसकी गलती की वजह से ये हुआ है। नहीं, यहाँ पर वो आपका जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसके काम के लिए क्या होगा, जो मतलब जिसने उसे काम सौंपा है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। फाइन। द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट बिल्ड द रिजर्वियर एट हिज रिस्क। यहाँ कोर्ट ने क्या कहा कि जो डिफेंडेंट ने आपका जो रिजर्वियर बनाया था वो उसने अपने रिस्क पे बनाया, एंड इन कोर्स ऑफ इट इफ एनी एक्सीडेंट हैपन्स देन द डिफेंडेंट विल बी लायबल फॉर द एक्सीडेंट एंड एस्केप ऑफ द मटेरियल। और इसी की वजह से डिफेंडेंट ने अपने रिस्क पे बनाया, और अगर उसकी वजह से कोई भी नुकसान होता है, ठीक है ना, कोई भी नुकसान होता है या मटेरियल जो उसने अपने लैंड में लेके आया वो आपका एस्केप हो जाता है, तो भी वो आपका लायबल होगा। फाइन। Going by the principle laid in this case, it can be said that if a person brings or keeps some dangerous things on his land and such a thing is likely to cause some damage if it escapes, then such person will be answerable for the damage caused. तो ये क्या कहता है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को के थ्रू ही अगर चलें, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए इतने सारी चीज़ों में आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने लैंड में, कोई भी पर्सन अब अगर अपने लैंड में किसी डेंजरस चीज़ को लेके आता है, ठीक है ना, जो फ्यूचर में किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, फाइन, तो जब जब वो चीज़ वहाँ से एस्केप हो जाए, ठीक है, तो वो जो पर्सन है जिसने इस तरीके की कोई चीज़ अपने लैंड में लेके आया, अपनी प्रॉपर्टी में लेके आया है, वो खुद आंसरेबल होगा किस चीज़ के लिए, जो कि डैमेज कॉज हुआ है। द पर्सन फ्रॉम हुज प्रॉपर्टी सच सब्सटेंस एस्केप्ड, मतलब वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी से वो सब्सटेंस एस्केप हुआ है, वो आपका अकाउंटेबल होगा, ठीक है ना, इवन व्हेन ही हैजंट बीन नेग्लिजेंट एंड कीपिंग द सब्सटेंस इन हिज प्रीमिसेस। मतलब अगर शायद सही बोलते हैं छोटे शब्दों में समझे तो उसका मतलब वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये सिर्फ जो देखिए मैंने मैटर इसमें लिखा है, ये आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए काम आएगा, बट मैं आपको वही बता देती हूँ, इसमें भी यही लिखा है कि अगर कोई पर्सन अपने लैंड में किसी डेंजरस या हैज़ार्डस थिंग को लेके आता है, तो वो पर्सन अगर उस डेंजरस या हैज़ार्डस थिंग उसके लैंड से या उसके प्रीमिसेस से एस्केप हो जाती है, मतलब निकल जाती है किसी तरीके से, और वो किसी को नुकसान पहुंचाती है, तो वो पर्सन आंसरेबल होगा उस डैमेज के लिए जो उस चीज़ के, जो उस थिंग के एस्केप होने की वजह से हुई है। फाइन।
The liability is imposed on him not because of any negligence on his part but because the substance kept on his premises is hazardous and dangerous. तो इस केस में जो लाइबिलिटी रखी जाती है, ठीक है ना, इस केस में जो आपका लाइबिलिटी इम्पोज की जाती है किसी भी पर्सन के ऊपर, वो इसलिए नहीं की जाती कि वो अपने मतलब वो नेग्लिजेंट था, वो इसलिए नहीं की जा रही है कि वो नेग्लिजेंट था, बल्कि वो इसलिए की जाती है क्योंकि उसने अपने प्रीमिसेस में हैजार्डियस या डेंजरस थिंग रखी है। अब हम बात करते हैं कि एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, इसमें 3 मेन एसेंशियल चीज़ें होती हैं, मतलब 3 एसेंशियल्स होते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो जो चीज़ है वो आपकी, जो भी सब्सटेंस कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी में लेके आ रहा है, वो सब्सटेंस या वो थिंग डेंजरस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वो डेंजरस होनी चाहिए। दूसरा, ये डेंजरस थिंग जो कोई पर्सन थिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी में लेके आया है तो वो एस्केप भी होनी चाहिए, है ना। वो क्या होनी चाहिए? वो वहाँ से एस्केप होनी चाहिए। फाइन। और तीसरी जो चीज़ होती है, एस्केप होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी को नुकसान होना चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, मतलब जो आपका लैंड का जो नेचुरल इस्तेमाल था, जो नेचुरल यूज़ था, उससे हट के आपने उसका कोई नॉन नेचुरल यूज़ किया हो। फाइन। मतलब नेचुरल यूज़ किया, जैसे आपके पास में खेत है, आपने क्या कर रहे हो, उस खेत में खेती कर रहे हो, तो वो आपका नेचुरल यूज़ है। फाइन। वो क्या है? आपका नेचुरल यूज़ है। पर मान लीजिए कि आप उसी खेत को किसी उसमें कोई ऐसी ही बोलते नहीं एजेडियस चीज़ें लेके आ जाते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, पर आपने आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं वो चीज़ें, और उसकी वजह से किसी को नुकसान हो जाता है, तो आप उसके वो आपका एक तरीके से नॉन नेचुरल यूज़ होगा लैंड का। फाइन। तो चलिए इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो जब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो जो चीज़ है जो कि कोई पर्सन अपने प्रॉपर्टी में या अपनी लैंड में लेके आया है, अपने प्रीमिसेस में लेके आया है, वो डेंजरस होनी चाहिए। दूसरा, ठीक है ना, दूसरा क्या है? पहले तो क्या आपका थिंग डेंजरस होनी चाहिए। दूसरा, वो थिंग एस्केप हो जानी चाहिए वहाँ से, मतलब अगर वो लैंड में ही है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही है, वो वहाँ से एस्केप नहीं हुई है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। देखिए एस्केप मतलब वहाँ से निकल नहीं गई है, किसी भी फॉर्म में एस्केप हो सकती है। एयर के थ्रू हो सकती है, वाटर के थ्रू एस्केप हो सकती है, किसी की भी चीज़ के थ्रू वो आपका एस्केप हो सकती है। फाइन। तो सबसे पहले थिंग वो डेंजरस थिंग होनी चाहिए, एस्केप हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से किसी को डैमेज होना चाहिए, है ना। और तीसरा चीज़ क्या होता है? तीसरा होता है आपका नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। ओके, नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए, ठीक है ना। लैंड का नॉन नेचुरल यूज़ होना चाहिए। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है आपकी? डेंजरस थिंग और सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि लाइबिलिटी विल अराइज व्हेन द थिंग और सब्सटेंस कलेक्टेड इन वंस लैंड एस्केप एंड दिस थिंग और सब्सटेंस इज डेंजरस। यही आपका जो रेलन वर्सेस फ्लेचर वाला जो केस था, उसी में ये आपका ये मतलब ये प्रिंसिपल आपका अराइज हुआ था। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि लाइबिलिटी कब अराइज होएगी? जब वो सब्सटेंस या थिंग जो है, जो किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी में रखा है, ठीक है ना, और वो एस्केप हो जाता है, और ये जो चीज़ है वो आपकी क्या है? डेंजरस है। क्या है? डेंजरस है। तो वो आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। अब ये जो रेलन वर्सेस फ्लेचर वाला जो केस था ना, रेलन वर्सेस जो फ्लेचर वाला केस था, उसमें क्या था? उसमें क्या था कि उसने जो आपका फ्लेचर था ना, उसने अपनी मिल को पावर करने के लिए, मतलब मिल पे पावर सप्लाई करने के लिए एक वाटर बॉडी बनाई, ठीक है ना, लार्ज वाटर बॉडी बनाई। कैसी बनाई? लार्ज वाटर बॉडी बनाई, मतलब पानी को स्टोर करने के लिए उसने एक रिजर्वियर बनाया। क्या बनाया? उसने एक रिजर्वियर बनाया जिसमें उसने पानी स्टोर करना था। देखिए अब उसके लैंड का नेचुरल यूज़ क्या हो गया कि भाई वो उसमें क्या बोलते हैं इसे, वो खेती कर एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता था, अपने बोलते नहीं अपना घर बनाने के लिए यूज़ कर सकता था, वो तो नेचुरल यूज़ हो जाएगा लैंड का। पर उसने नॉन नेचुरल यूज़ क्या करा? उसने एक लार्ज वाटर बॉडी बना दी। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो वो विनाशकारी हो सकती है, चाहे वो आग है, चाहे पानी है, चाहे आपकी हवा है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो वो विनाशकारी हो सकती है। फाइन।
तो यहाँ पर रेलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला जो केस था, उसने लार्ज वाटर बॉडी बनाई, ठीक है ना, लार्ज वाटर बॉडी बनाई जो कि जिसमें कि आपको पता है जैसे डैम्स वगैरह में पानी बनता है, पानी स्टोर होता है ना एक साइड में, और फिर वो स्पीड में छोड़ा जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी, आपको बोलते हैं टरबाइन से रोटेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पर अगर मान लीजिए डैम में क्रैक हो गया है ना, या कुछ ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, या डैम टूट गया, और वो जो पानी बहुत मात्रा में स्टोर हुआ है, वो एक साथ अगर फोर्स के साथ जब वो आपका वहाँ से छूटेगा तो कितनी फोर्स के साथ में कितनी तबाही कर सकता है। तो वही कंडीशन आपकी यहाँ पर भी लागू हो सकती है। फाइन, जो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं वो भी विनाश कर सकती हैं। अब ये जो रूल है ना, ये आपका कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। देखिए, लार्ज क्वांटिटी में गैस है, इलेक्ट्रिसिटी आपने बोलते हैं ना, हाई वोल्टेज की, हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करी है ना, वो भी कई बार नुकसान हो सकती है। वाइब्रेशंस हैं, सीवेज है, एक्सप्लोजिव्स है, ये सारी चीज़ों में ये आपका रूल आपका एप्लीकेबल हो सकता है। इसके अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करते हैं, ये भी जो भी डेंजरस चीज़ या थिंग या सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट आपका किसी पर्सन ने अपनी उसमें रखा है, वो कैसा होना चाहिए, वो एस्केप कर जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो वहाँ से एस्केप भी होना चाहिए। अगर एस्केप ही नहीं होगा, वो उसी जगह पे है ना, वो वहाँ से निकला ही नहीं है, तो उसकी वजह से किसी को नुकसान होगा नहीं भाई। वो तो तब एक तरीके से डिफेंडेंट को ही उसका नुकसान होएगा जो होगा, बट और किसी को नहीं होगा। तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, वो आपकी कैसी होनी चाहिए, डेंजरस होनी चाहिए थिंग या ऑब्जेक्ट। दूसरा, वो थिंग और ऑब्जेक्ट जो जो कि डेंजरस है, जो किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी या लैंड में रखी है, वो एस्केप कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर डिफेंडेंट को लाइबल, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए लाइबल कब करेंगे कि दैट डेंजरस थिंग कलेक्टेड ऑन वंस लैंड, जबकि वो जो डेंजरस चीज़ जो किसी पर्सन ने अपने लैंड में कलेक्ट करी है, वो एस्केप कर जा रही है उसके प्रीमिसेस से, और एंड आफ्टर इट्स एस्केप इट शुड नॉट बी विद इन द रीच ऑफ डिफेंडेंट। और एक बार जब वो वहाँ से एस्केप कर जाती है, वो चीज़ वहाँ से निकल गई, तो वो डिफेंडेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, मतलब उस पर डिफेंडेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, ए हैज़ सम पॉइजनस प्लांट्स ऑन हिज प्रॉपर्टी। If leaves from the poisonous plants enter B's property and eaten by B's cow and the cow dies, then A, who is defendant, will be strictly liable for the loss of the plaintiff B. तो यहाँ पर क्या है, देखो इसे हम कैसे समझते हैं कि ये मान लीजिए आपका A है, ये आपका कोई पर्सन B है, ठीक है ना। अब यहाँ पर A जो है ना, इसकी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे कुछ प्लांट्स है, ठीक है ना, कुछ क्या है, प्लांट्स है, और ये प्लांट्स कैसे हैं आपके, पॉइजनस है। मान लीजिए इस पॉइजनस प्लांट्स की जो लीव्स है, ठीक है ना, ये आपको मान लीजिए लीव्स हैं, और ये लीव्स उड़कर जो है वो बी की प्रॉपर्टी में चली जाती हैं। उड़ के कहाँ चले गई, ये बी की प्रॉपर्टी में चली गई। यहाँ पर जो बी जो था उसकी काव वगैरह थी, मतलब मान लो कोई भी काव है चाहे बकरी है, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ये ढंग से बनेगा तो नहीं, काव तो नहीं बनेगा, बट फिर भी मैं ना थोड़ा सा आपको इसी तरीके से बता रही हूँ। मान लीजिए आपकी इसकी काव थी, इस काव ने क्या करा, इन लीव्स को खा लिया, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। क्या हो गई, काव की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ बी को जो नुकसान हुआ है ए की प्रॉपर्टी में, सॉरी, यहाँ पर बी जो है ना, उसको जो भी नुकसान हुआ है, बी को जो भी नुकसान हुआ है ए की वजह से। अब ए की वजह से कैसे, क्योंकि ए की जो प्रॉपर्टी थी उसमें ही वो पॉइजनस प्लांट्स थे, तो यहाँ पर ए जो होगा वो लायबल होगा। वो क्या होगा, लायबल होगा। पर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए यही है ना आपका, ये जैसे ये ए है, ये बी है, ए की प्रॉपर्टी में कोई पॉइजनस प्लांट्स है, ठीक है ना, पॉइजनस ये प्लांट्स है मान लो, ठीक है ना, और बी की काव है, बी की काव है, ठीक है ना, ये जो बी की काव है, ये मान लीजिए, देखो एक कंडीशन क्या थी कि ये जो लीव्स हैं ये उड़ के कहाँ गई, बी की प्रॉपर्टी में गई, और वहाँ पर बी की काव ने उसे खा लिया। तो यहाँ बी को नुकसान हुआ ए की प्रॉपर्टी में इन पॉइजनस प्लांट्स की वजह से, तो ए यहाँ पर लायबल होगा, यहाँ पर ए लायबल होगा। पर मान लीजिए कि जो बी है ना, बी की काव, ठीक है ना, ये बी की क्या है, काव है, तो ये क्या है, ये जाती है आपकी ए की प्रॉपर्टी में, एक ही प्रॉपर्टी में गई, और वहाँ इसने ये लीव्स खा ली, पॉइजनस लीव्स जो थी वो खा ली, और इसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ए है ना वो लायबल नहीं होगा,
समझ में आई आपको बात? ए यहाँ पर लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए की प्रॉपर्टी से कोई जो ये पॉइजनस प्लांट्स थे ये एस्केप होके बी की प्रॉपर्टी में नहीं गए। यहाँ पर गलती किसकी थी? बी की काऊ की थी। भाई वही गई ए की प्रॉपर्टी में गई, उसने वहाँ जाके वो लीव्स खा ली, तो यहाँ पर ए की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है ना? आपको यहाँ पर एस्केप वाली कंडीशन समझ में आ गई कि सबसे पहले वो चीज़ डेंजरस होनी चाहिए, दूसरी वो चीज़ आपकी कैसी होनी चाहिए? एस्केप कर जानी चाहिए। अगर कोई पर्सन खुद जाके उस मतलब उसकी प्रॉपर्टी में, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में जाके खुद उस सब्सटेंस, हैजार्डियस सब्सटेंस या थिंग को टच करता है या उसको यूज़ करता है और उसकी वजह से कोई नुकसान हो जाता है, तो आपका डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा कि नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, मतलब लैंड जो है उसका किसी भी तरीके से नॉन नेचुरल यूज़ हुआ हो। अगर नेचुरल यूज़ है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, पर अगर नॉन नेचुरल यूज़ है तो डिफेंडेंट आपका लायबल होगा। टू मेक डिफेंडेंट लायबल फॉर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी देयर शुड बी नॉन नेचुरल यूजेस ऑफ लैंड। अब रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या हुआ था? नॉन नेचुरल यूज़ क्या था लैंड का? कि उसने आपका लार्ज वाटर रिजर्वियर, लार्ज वाटर बॉडी बनाई अपने लैंड में, जो कि लैंड का नॉन नेचुरल यूज़ है। नेचुरल यूज़ क्या होगा भाई? उसमें उसने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर ली, घर बना लिया अपना, ठीक है ना? अब वो अपने लैंड में डैम थोड़ा ना बना सकता है, या अपने लैंड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रख सकता जिसकी वजह से फ्यूचर में किसी दूसरे, उसके एस्केप होने की वजह से फ्यूचर में किसी दूसरे को नुकसान हो। तो इसका एक केस लॉ से समझ लेते हैं हम इसे। आपका इसमें सोकैची वर्सेस सैस वाला एक केस था। इसमें क्या हेल्ड किया गया कि हैविंग अ फायर प्लेस इज़ नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, एंड इफ़ देयर इज़ एस्केप ऑफ फायर फ्रॉम द फायर प्लेस and the plaintiff suffers harm, the defendant were not held liable as there was no natural use of land. इस केस लॉ के हिसाब से क्या था कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, इसका अपने लैंड में इसने कोई फायर प्लेस क्रिएट करा, ठीक है ना? कुछ मतलब बोलते नहीं, आग वगैरह उसने लगाई, वहाँ पर कोई प्लेस क्रिएट करा, और यहाँ पर ये अपने उसमें क्या कर रहा है, बोलते नहीं, जैसे बोलते नहीं खेतों में अपना वो जला रहे हैं, मान लो कूड़ा कबाड़ा अगर कोई जला रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से क्या है, ये आग जो है ये एस्केप होके बी के लैंड में चली जाती है और उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पर ए आपका लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने भाई उसका एक बोलते नहीं, उसका राइट है, उसने अपने, अगर वो अपने खेतों की जो भी कूड़ा कबाड़ा है वो अपने खेत में ही जला रहा था और कोई चिंगारी उड़ के दूसरे के खेत में चली जाती है, उसको कोई नुकसान पहुंचा देती है, तो यहाँ पर ए जो है वो लायबल नहीं होगा। ए आपका लायबल नहीं होगा क्योंकि वो अपने लैंड का नेचुरल यूज़ कर रहा था। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू दी रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं कि कब कब रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि जो आपका डिफेंडेंट है वो कब कब आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए किस किस कंडीशन में वो डिफेंस ले सकता है। तो जो हम ये एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं ये एक तरीके से डिफेंडेंट के लिए डिफेंस की तरह काम करेंगे। तो सबसे पहले होता है एक्ट ऑफ गॉड। अब एक्ट ऑफ गॉड आपको पता ही है, जो भाई बोलते नहीं है नेचुरली हो रहा है, जिस पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। इफ़ द एस्केप हैज़ बीन अनफोर्सीन एंड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेज विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड कैन बी प्लीडेड। तो एक्ट ऑफ गॉड जो है ना, इसका डिफेंस डिफेंडेंट कब ले सकता है कि जब एस्केप जो है, मतलब वो जो हैजार्डियस सब्सटेंस का जो एस्केप हुआ है वो अनफोर्सीन होता है, मतलब उसके एस्केप बोलते नहीं, एक तरीके से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस भी तरीके से वो एस्केप हो सकता है, और ये जो एस्केप हुआ है वो किसी सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई हैजार्डियस सब्सटेंस उसने रखा है अपनी प्रॉपर्टी में और बहुत तेज़ आंधी तूफान आया, ठीक है ना, और आंधी तूफान की वजह से वो उड़ के दूसरे की जगह में चला गया, प्लेंटिफ की उसमें चला गया, उसको कोई नुकसान हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका एक्ट ऑफ गॉड जो है उसका डिफेंस ले सकता है डिफेंडेंट, है ना। पर इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत तेज़ तूफान चल रहा है पर तूफान की वजह से तो वो सब्सटेंस एस्केप नहीं हुआ, पर किसी पर्सन ने मतलब किसी भी पर्सन ने जानबूझकर वो चीज़ों को
उठवा के या उठा के किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में रखवा दिया, तो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं लिया जा सकता। ये कब लिया जा सकता है? जब ये जो क्या बोलते हैं, जो एस्केप हुआ है, हैजार्डियस सब्सटेंस का एस्केप हुआ है, ये अनफोर्सिन हो, किसी नेचुरल फोर्स के वजह से हुआ, सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ हो, और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के हुआ हो। दूसरा जो डिफेंस है वो है आपका रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, कि जब आपका जो ये रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, ठीक है ना, किसी को इंजरी हुई है, कुछ डैमेज हुआ है उस हैजार्डियस सब्सटेंस की वजह से, और वो पर्सन जो है वो कोई स्ट्रेंजर है, ना ही वो प्लेंटिफ है ना ही वो आपका डिफेंडेंट है, ठीक है ना, ना ही वो प्लेंटिफ है ना ही वो डिफेंडेंट है, उसकी वजह से वो आपका नुकसान हुआ है, तो रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, ठीक है ना। इसका मतलब ना तो वो प्लेंटिफ है, ना तो वो प्लेंटिफ है और ना ही वो डिफेंडेंट है, ठीक है ना। किसी स्ट्रेंजर की वजह से, किसकी वजह से नुकसान हुआ है? किसी स्ट्रेंजर की वजह से। तो इस केस में आपका डिफेंडेंट जो है इस बात का डिफेंस ले सकता है। ओके, तो इसके लिए हम एक केस लॉ पढ़ते हैं, जिसमें आपका ये केस लॉ किसके बीच में था? आपका ये था आपका बॉक्स वर्सेस जुब के बीच में केस था। इसमें क्या था कि द ओवरफ्लो फ्रॉम द डिफेंडेंट्स रिजर्वियर वॉज कॉज्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ अ ड्रेन बाय द स्ट्रेंजर। तो आपका ये जो ओवरफ्लो हुआ था, मतलब यहाँ पर क्या था, जो डिफेंडेंट था ना, उसके रिजर्वियर से जो भी ओवरफ्लो हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? कि किसी स्ट्रेंजर ने, जो मतलब बोलते ना, मान लीजिए पानी कहीं से, रिजर्वियर से कहीं पानी जा रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, ब्लॉक करने की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो प्लेंटिफ की गलती से हुआ था और ना ही डिफेंडेंट की गलती से हुआ था। यहाँ किसकी गलती से हुआ था? आपका किसने करी थी ये प्रॉब्लम क्रिएट? किसी स्ट्रेंजर ने करी थी। स्ट्रेंजर ने क्या करा कि जो रिजर्वियर था उससे जैसे पानी कहीं से जा रहा है तो उसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक की वजह से पानी ओवरफ्लो हो गया। ओके, अब बात करते हैं। पहला देखो मैंने आपको बता दिया एक्ट ऑफ गॉड है, दूसरा हमने बात करा रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब तीसरा हम बात करते हैं प्लेंटिव्स फॉल्ट, कि जब खुद प्लेंटिव की ही गलती हो, मतलब जिसको नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, जब उसकी खुद की ही गलती होती है, खुद की ही फॉल्ट होती है, तो भी आपका जो डिफेंडेंट होगा वो लायबल नहीं होगा। राइट, मतलब डिफेंडेंट इस बात का क्या ले सकता है? डिफेंस ले सकता है। इफ़ द प्लेंटिव इज एट फॉल्ट एंड एनी डैमेज इज कॉज्ड, the defendant would not be held liable as a plaintiff himself come in contact with the dangerous thing। इसको हम उसी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे बी की काऊ जो थी वो ए के लैंड में चली गई और वहाँ जाके उसने क्या करा, वो उसके जो पॉइजनस प्लांट्स थे उसकी लीज को खा लिया और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर उसकी खुद की गलती थी, ठीक है ना, खुद की फॉल्ट थी। तो जब प्लेंटिफ की खुद की फॉल्ट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, प्लेंटिफ की खुद की फॉल्ट होती है, तो उस केस में क्या होगा? डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा और डिफेंडेंट इस बात का डिफेंस ले सकता है। फाइन, तो ये हम एक तरीके से हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, मतलब किस किस कंडीशन में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। और यही आपका है, ये किसके अंडर भी आ सकता है? डिफेंसेस अवेलेबल टू डिफेंडेंट अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है ना। मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में डिफेंडेंट को क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, उसके अंडर भी आप यही चीज़ें लिखोगे। तो इसमें वही केस है आपका पॉन्टिंग वर्सेस नोएक का केस है, नोएक्स का केस है। इस केस में क्या था, आपका जो प्लेंटिफ का जो हॉर्स था वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में गया, उसने वहाँ कुछ पॉइजनस लीफ खा ली और उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में भी कोर्ट ने क्या कहा, कि जो आपका डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो प्लेंटिफ था उसका हॉर्स के रॉन्गफुल इंट्रूजन की वजह से हुआ था। मतलब गलत तरीके से उसका हॉर्स जो है वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में चला गया था, जिसकी वजह से हॉर्स की डेथ हो गई, उसने पॉइजनस लीव्स खा ली थी। तो यहाँ डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। फाइन, अब हम बात करते हैं चौथे डिफेंस की, या हम कह सकते हैं चौथे एक्सेप्शन की, कि जिस केस में आपका डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा हमने पढ़ा था रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एनी थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? कि जब प्लेंटिफ ही खुद की गलती होती है, प्लेंटिफ एट फॉल्ट। चौथा हमने पढ़ रहे हैं कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, की जब प्लेंटिफ की कंसेंट होती है, मतलब उस एक्ट के लिए जो डिफेंडेंट ने किया है
उसके लिए जब प्लेंटिफ की खुद की कंसेंट होती है तो उस केस में आपका क्या होगा, डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो व्हेन द प्लेंटिफ हैज़ कंसेंटेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द डेंजरस थिंग्स ऑन द डिफेंडेंट्स लैंड and the source of danger is for the common benefit of both the plaintiff and defendant, then the liability under the rules does not arise. Such consent is implied. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब डिफेंडेंट जो है, ना डिफेंडेंट नहीं, जब प्लेंटिफ जो है उसकी खुद की कंसर्न भी होती है कि डिफेंडेंट के जो लैंड है उसमें किसी डेंजरस चीज़ का एक्यूमुलेशन किया जाए, मतलब उसको इकट्ठा किया जाए, इसके लिए प्लेंटिफ की भी रजामंदी होती है। और ये जो रजामंदी है वो किसके लिए होती है, क्योंकि इससे प्लेंटिफ को भी फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, और डिफेंडेंट को भी फ़ायदा होगा। तो इस केस में प्लेंटिफ बाद में उसका क्या बोलते हैं से डिफेंडेंट को स्यू नहीं कर सकता। इसको हम किस केस से समझते हैं, इसके लिए आपका केस लॉ है आपका कारस्टेयर्स वर्सेस टेलर्स केस, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ था ना उसने डिफेंडेंट का, जो प्लेंटिफ था इस केस में क्या था कि जो सॉरी ये थोड़ा सा चेंज हो गया से, एक मिनट जरा मैं, हाँ दिस केस लॉ। तो आपका जो हम बात कर रहे हैं ना कि कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, जब प्लेंटिफ के कंसेंट की बात कर रहे हैं कि जब प्लेंटिफ ने खुद ही कंसेंट दी है डेंजरस या हैजार्डियस थिंग के एक्यूमुलेशन के लिए इन द लैंड और प्रॉपर्टी और प्रेमिसेस ऑफ डिफेंडेंट, और वो जो आपका जो उसने कंसेंट दी है इस तरीके के एक्यूमुलेशन के लिए वो उसके बेनिफिट के लिए भी है, मतलब दोनों के बेनिफिट के लिए, तो प्लेंटिफ उसको डिफेंडेंट को स्यू नहीं कर सकता किसी भी नुकसान के लिए, ठीक है ना। तो इसमें केस है आपका कारस्टेयर्स वर्सेस टेलर्स केस। तो इसमें क्या था कि जो प्लेंटिफ था ना उसने क्या करा कि जो डिफेंडेंट की जो बिल्डिंग थी, डिफेंडेंट की बिल्डिंग जो थी उसके ग्राउंड फ्लोर को किसी काम के लिए हायर किया, मतलब उसने अपने पास रख लिया, हायर कर लिया किसी काम के लिए, ठीक है ना। और जो अपर फ्लोर था वो किसके पास था, डिफेंडेंट के पास में था। जैसे मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर किसने रख लिया, प्लेंटिफ ने रख लिया, ठीक है ना। और अपर फ्लोर किसके पास था, अपर फ्लोर किसके पास था, वो डिफेंडेंट के पास था, फाइन। और जो वाटर स्टोर्ड ऑन द अपर फ्लोर, अपर फ्लोर में ना कोई वाटर टैंक मतलब स्टोर किया हुआ था, वाटर पानी स्टोर किया था, ठीक है ना। तो ये जो पानी स्टोर किया था जिस उसमें, उससे पानी क्या किया, लीक हो गया, ठीक है ना, पानी क्या हुआ, लीक हो गया। और यहाँ पर डिफेंडेंट की कोई भी नेग्लिजेंस नहीं थी। अब ये जो पानी स्टोर हुआ वो उसने क्या डिस्ट्रॉय कर दिया, जो प्लांटिव का ग्राउंड फ्लोर में ना, प्लांटिव का जो ग्राउंड फ्लोर में जो भी सामान वगैरह था उसको डिस्ट्रॉय कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकता है या अपने किसी भी नुकसान के लिए, क्यों, क्योंकि ये जो वाटर स्टोर किया गया था ना, अपर फ्लोर में जो वाटर स्टोर किया गया था ये दोनों के बेनिफिट के लिए था, ये प्लेंटिफ के भी बेनिफिट के लिए था, डिफेंडेंट के भी बेनिफिट के लिए था। अब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, है ना, कि इसमें ये एक तरीके से कैसे एक्सेप्शन हो सकता है आपका, किसके लिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल के नॉन एप्लीकेशन के लिए। An act done under the authority of a state is a defense to an action for tort. The defense is also available when the action is under the rule. In Raylands versus Fletcher, तो क्या होता है कि जब कोई भी एक्ट परफॉर्म किया जाता है अथॉरिटी ऑफ स्टेट, मतलब बोलते नहीं किसी स्टेट की, किसी बोलते राष्ट्र है या किसी राज्य जो है ना उसकी जो अथॉरिटी है, उसके लिए जब कोई एक्ट परफॉर्म किया जाता है और उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान होता है तो वहाँ पर आपका क्या होगा, जो डिफेंडेंट होगा वो लायबल नहीं होगा, किसके लिए, किसी भी टॉर्ट के लिए, फाइन। पर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है ना इसको हम बोलते नहीं है, इसका डिफेंस हम तब नहीं ले सकते हैं जब नेग्लिजेंस शो किया गया हो, फाइन। अगर मतलब नेग्लिजेंटली कोई काम किया गया है तब हम इस बात का डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि भाई जो भी काम किया है वो तो हमने सरकार के लिए किया था, गवर्नमेंट के लिए किया था, किसी अथॉरिटी के लिए किया था, फाइन। तो ये हो गया, इसमें एक केस लॉ है, देखिए लास्ट वाला हम पढ़ रहे हैं, केस लॉ है इसमें ग्रीन वर्सेस चेल्सिया वाटर वर्क्स कंपनी। इसमें क्या था कि जो डिफेंडेंट कंपनी हैड अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ड्यूटी टू मेंटेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, ए main belonging to the company burst without any negligence on its path, as a consequence of which the plaintiff's premises were flooded with water.
इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट लाइबल एज द कंपनी वॉज एंगेज इन परफॉर्मिंग अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। मान लीजिए कि कोई कंपनी ए थी, ठीक है ना, इसको हम कैसे समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी ए है, ठीक है ना, इसको किसी मतलब बोलते हैं ना, किसी गवर्नमेंट ने कोई आपका ड्यूटी दे रखी है कि भाई ये सारी जगह वाटर की सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? वाटर की सप्लाई करेंगे। इनकी ए के पास में गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो आपका सारी जगह वाटर की सप्लाई करेंगे। पर अब क्या है कि जहाँ पर वाटर सप्लाई करने के लिए कहीं वाटर स्टोरेज भी होना चाहिए, कहीं वाटर स्टोरेज भी होना चाहिए। तो ये जो आपका ए जो कंपनी थी, ठीक है ना, ए जो कंपनी थी, इसने क्या करा, कोई रिजर्वेयर बना लिया मान लीजिए, या कहीं पर पानी स्टोर करके रख रखा। अब किसी कारण से ये क्या हो गया, ये फट गया, ठीक है ना, ये आपका ब्लास्ट हो गया, बर्स्ट हो गया, ये जो स्टोरेज था ना बर्स्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्लेंटिव के घर में खूब सारा पानी भर गया, ठीक है ना, प्लेंटिव का जो प्रीमिसेस थी उसके फ्लडेड हो गया, मतलब पानी वहाँ पर भर गया। तो यहाँ पर ये जो कंपनी ए थी, जिसको ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी मिल रखी थी, मतलब सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी, उसको हम लायबल नहीं ठहरा सकते प्लेंटिफ के नुकसान के लिए जिसके प्रीमिसेस में पानी भर गया था। क्यों? क्योंकि ए तो जो ड्यूटी का परफॉर्म कर रहा था वो सरकार के लिए कर रहा था, वो अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। तो फ्रेंड्स, होप है मतलब आई होप दैट कि आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने केस लॉज भी थोड़े थोड़े डिस्कस करने की कोशिश की है। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना, और साथ ही साथ में शेयर करें। बाय, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।